नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी की सेकंड वीडियो जिसमें हम अर्थव्यवस्था को का जो चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसको पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे जिसमें एक कंपनी का रूल होगा, जिसमें कंपनी द्वारा शासन किया गया है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया गया। और एक समय था जब कंपनी से शासन छीन के खुद ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में शासन ले लिया था। जो रानी या राजा हैं, उन्होंने अपने हाथ में शासन ले लिया था। तो हम अब जो ब्रिटिश वाला जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दौर था, उसके बारे में पढ़ेंगे। उस समय क्या-क्या एक्ट्स आए, क्या-क्या कानून लगाए गए, कौन-कौन से कानून लागू किए गए, उनका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शंस हम आज की वीडियो में करेंगे। चलिए, तो बात करते हैं। एक टाइम पीरियड आया जब बोला गया। कब? जब एक टाइम पीरियड था सन 1600 ईस्वी का। इस समय भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है। यानी भारत जो अंग्रेज हैं भारत में आते हैं सन 1600 ईस्वी में। और वो चुपचाप एक व्यापारी की तरह आते हैं, ठीक है? व्यापारी की तरह आते हैं और सिर्फ ट्रेड करते हैं। उनका और कोई काम नहीं है। लेकिन टाइम आगे बढ़ता है धीरे-धीरे। सन 1707 का समय आता है। एक बहुत ही फेमस उस समय के राजा या कह लो जो सुल्तान या कह लो किंग जो थे, औरंगजेब, उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद के जितने भी रूलर्स आते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होते कि इतने बड़े भारत राज्य को एक साथ सँभाल सके। पूरे भारत के मतलब सम्राट कहलाने के वो काबिल नहीं थे। हालाँकि वो कहलाए क्योंकि किंग का बेटा किंग ही बनेगा, ये एक रिवाज था। तो वो किंग ही बने लेकिन इतने एफिशिएंट रूलर नहीं थे। क्या नहीं थे? एफिशिएंट रूलर नहीं थे कि वो लोग अच्छे से शासन कर पाएँ और पूरे भारत को एकजुट रख पाएँ। आगे बढ़ते हैं, समय आता है 1757। प्लासी का युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हो जाता है। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है और इस दौरान ब्रिटिशर्स जीतते हैं, ठीक है? और थोड़ा अपने स्थिति को मजबूत कर लेते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट 1764 में फिर एक लड़ाई लड़ते हैं, जिसका नाम बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर की लड़ाई। बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का जो युद्ध है वो लड़ा जाता है। और बैटल ऑफ बक्सर के साथ इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 राज्यों के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स यानी अब ये टैक्स कलेक्शंस पे पूरी तरह काबू इनका है, ठीक है? यानी पूरी तरह इन 3 राज्यों से जो टैक्स आएगा उस पे सारा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। यहाँ एक स्थिति आती है ब्रिटिशर्स के साथ 1764 के बाद, जब 1765 में पूर्ण रूप से ये अधिकार ले लेते हैं। लड़ाई लड़ते हैं 1764 में, लेकिन ये पूरी तरह अधिकार मिलते हैं इनको 1765 में। यहाँ जो स्थिति आती है, देखो एक तरफ तो इनका व्यापार है जो बहुत ही फल फूल रहा था। दूसरी तरफ इनके जो व्यापारी भाई हैं, वहाँ कंपनी में करप्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि जिसकी वजह से एक होना तो इनको प्रॉफ़िट चाहिए, लेकिन होता है इनको लॉस, ठीक है? होता क्या है इनको? लॉस यानी नुकसान, घाटा हो जाता है। तो ये जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास और पार्लियामेंट को बोलते हैं 1 लाख पाउंड के लोन के लिए। 1 लाख पाउंड के लोन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख पाउंड का लोन माँगती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कई सालों से बैठी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरक्की देख रही थी, क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ ने जो चार्टर इश्यू किया था इनको, उसमें सिर्फ इन्हीं का अधिकार था कि ये ईस्ट में इंडिया की तरफ व्यापार करेंगे। तो पार्लियामेंट को मिला मौका, उन्होंने कंट्रोल लिया अपने हाथ में और एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जिसके अनुसार सारा कंट्रोल अब किसके हाथ में आएगा? ब्रिटिशर्स के हाथ में। लेकिन धीरे-धीरे। कैसे? एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया कि भई दिक्कतें कहाँ हो रही हैं, ठीक है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है और ये पहला एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत में लगाया गया। पहली बार
सेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट देखा गया, यानी केंद्रीयकरण। क्या बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन को? केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण का कंसेप्ट देखा गया और सभी को एक साथ लाके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया गया। कैसे किया गया बताते हैं। इससे पहले 3 प्रेसिडेंसीज मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तीनों प्रेसिडेंसीज ब्रिटिशर्स की थी। तीनों प्रेसिडेंसीज पे अच्छा खासा ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। लेकिन इन्होंने क्या किया, गवर्नर, जो तीनों जगह पहले गवर्नर होते थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बंगाल। लेकिन इन्होंने क्या किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को दी ज्यादा ताकत और क्या कहा गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है, अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। चलिए यहां तक भी ठीक था कि गवर्नर है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, कोई बात नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाने के साथ साथ इसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी। ठीक है, गवर्नर जनरल के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जिसके अंदर 4 मेंबर्स थे, यानी 4 लोग, जो गवर्नर के अंडर में एक काउंसिल बना दी है कि खुद एक गवर्नर है जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कहलाएगा, यानी कुछ ना कुछ उसके पास एक्स्ट्रा पावर्स आ गई है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी उसको साथ में 4 लोगों की कि कार्य संभालने के लिए, कि ये आपका काम संभालेंगे, और उसमें टोटल 4 मेंबर्स थे। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे ये देखते रह गए। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे ये दोनों देखते रह गए, क्योंकि इनको कर दिया इसके सबॉर्डिनेट का मतलब होता है अधीन। इनको कर दिया इसके अधीन कि भाई अब तुम्हारा सीनियर अफसर हो गया बंगाल वाला, और बॉम्बे और मद्रास वाले अब तुम उसके अंडर में काम करोगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे अब वो काम करेंगे किसके लिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए। ऐसा पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना कौन था? उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल जो बने वो वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं। अब सेकंड पॉइंट चलो सेकंड पॉइंट तो हो ही गया हमारा बॉम्बे और मद्रास का। थर्ड पॉइंट, इसको थर्ड पॉइंट बना लेते हैं। हाँ जी, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें कि थर्ड पॉइंट में क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू ही जो हमारे दुनिया में तो नहीं कहेंगे, इंडिया में पहला सुप्रीम कोर्ट खुला। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है सन 1774 में। कैलकाटा में इसकी शुरुआत की जाती है। आज का कैलकाटा उस समय का कोलकाता। ठीक है, कैलकाटा में इसकी शुरुआत की जाती है सन 1774 में। इसके अलावा इस सुप्रीम कोर्ट में टोटल 4 जजेस बिठाए जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बना दिया है तो उसके अंदर जज तो बैठाने पड़ेंगे, तो 4 जजेस को बैठाया, जिसमें से एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस समय का सीजीआई या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्लस 3 अदर जजेस। 3 अदर जजेस, ठीक है, 3 अदर जजेस। जो एक सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस बनता है, इसका नाम था लॉर्ड इम्पे। क्या नाम है? लॉर्ड इम्पे। लॉर्ड इम्पे, इनको पहला चीफ जस्टिस बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। कौन थे? लॉर्ड इम्पे। इन्हें पहला चीफ जस्टिस बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी स्थापना होती है सन 1774 में। चले आगे। इसके अलावा ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मतलब एक साफ सलाह दी गई। जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश अधिकारी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको एक सीधी सीधी एक हिदायत दी गई
कि वो किसी भी तरह प्रकार का जो प्राइवेट ट्रेड है, यानी प्राइवेटली खुद आपस में कहीं ट्रेड नहीं करेंगे। उनको प्राइवेट ट्रेड की साफ-साफ मनाही कर दी गई कि उनको प्राइवेट ट्रेड नहीं करना है, जो भी करेंगी कंपनी करेगी, प्राइवेटली अपने लिए कोई ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है? लास्ट एंड फाइनल पार्ट, इसके अंदर एक और बॉडी बनाई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक बॉडी बनाई जाती है, एक गवर्निंग बॉडी जिसको कहा जाए कि रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री तीनों काम दिए गए। कौन-कौन से? रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री तीनों काम दे दिए गए। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे। एक रिवेन्यू का, एक मिलिट्री का और तीसरा सिविल, यानी पैसों से रिलेटेड जितनी भी फौज है वो भी दे दी और जो नॉर्मल लोकल में मामले होते हैं वो भी समझा इनको दे दिए गए। नेक्स्ट, उसके बाद एक नया एक्ट आया, इंपॉर्टेंट एक्ट। हालांकि बीच में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 1781 में, ठीक है, लेकिन उसके जो एक इंपॉर्टेंट एक्ट्स की बात करें तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। जब पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके अंदर 3 बड़े चेंजेस किए गए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके जो कॉमर्शियल यानी जितने भी व्यापार संबंधित मामले थे प्लस पॉलिटिकल जो मामले थे, ठीक है, पॉलिटिकल यानी जो राजनीतिक और व्यापारिक व्यापारिक दोनों मामलों को कर दिया अलग कि आपको एक साथ रह के एक काम करने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग हो जाओ, अलग अलग होके काम करो। ठीक है, तो ये काम किया गया पहला। दूसरा, एक जो बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अभी जब मैंने लास्ट में पढ़ा था 1773 के साथ एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसको एज इट इज रखा गया, लेकिन साथ में एक नई बॉडी बना दी गई। ठीक है, साथ में एक नई बॉडी बना दी गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ काउंसिल, बोर्ड ऑफ काउंसिल नहीं, कंट्रोल, बोर्ड ऑफ काउंसिल नहीं है, कंट्रोल है। ठीक है, इसको बोला कि आपको सिर्फ देखने हैं पॉलिटिकल मुद्दे, जितने भी राजनीतिक मुद्दे होंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैंडल करेगा, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि आप लोगों को तो सिर्फ ट्रेड ही ट्रेड देखना है, आप व्यापार देखो, बस कॉमर्शियल मामले देखो, आपको सिर्फ ट्रेड देखना है, पॉलिटिकल मामले जितने भी हैं वो सारे के सारे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले अपने आप देख लेंगे। लास्ट, इन्होंने जब ये सिस्टम लॉन्च किया कि व्यापारिक मामले कोई और देखे, पॉलिटिकल मामले कोई और देखे, तो इसको, इस डेफिनेशन को कहा गया ड्यूल गवर्नमेंट। ठीक है, ड्यूल गवर्नमेंट, और ड्यूल गवर्नमेंट पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि ड्यूल गवर्नमेंट कब इंट्रोड्यूस की गई थी। पहली बार सेंट्रलाइजेशन कब हुआ था, केंद्रीयकरण कब हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और पहली बार ड्यूल गवर्नमेंट यानी दोहरी सरकार की शुरुआत की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। इसके बाद लगातार आते हैं 4 चार्टर एक्ट। ठीक है, 4 चार्टर एक्ट लगातार आते हैं। पहला है जो आया था 1773 रेगुलेशन एक्ट, उसमें अगर हम 20 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1793, हर 20-20 साल में। ठीक है, चार्टर एक्ट्स आते थे। जो पहला चार्टर एक्ट आया, मोनोपोली ऑफ ट्रेड इसको शो किया। इसने क्या किया, इसने बताया कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी मोनोपोली है किस चीज में? ट्रेड में, व्यापार में। भारत के साथ जो व्यापारिक मामले रखेगा या व्यापार करेगी वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, इसके अलावा कोई और कंपनी नहीं होगी, और वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी? ब्रिटिशर्स वाली। ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक फैसला क्या था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, लास्ट स्लाइड में मैंने बताया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नई बॉडी बनी थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से, उस बॉडी के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको बोला गया कि तुम्हारी जो भी सैलरी बनती है ना, जो भी पैसा तुम्हारी तनख्वाह वगैरह जो भी बन रही है, उसको इंडियन रिवेन्यू से पे करो, यानी इंडियंस
के थ्रू जो आप पैसा कमा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो, टैक्स के थ्रू जो पैसा कमा रहे हो, वहीं से इनकी पेमेंट करो, इनकी सैलरी की। ठीक है? अब इनकी सैलरी लंदन में बैठे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो नहीं देंगे। अब इंडियंस को ही देनी है इनकी सैलरी। यानी इंडियन टैक्सेस से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्टाफ मेंबर्स की सैलरी दी जाएगी। ठीक है जी? 1793 चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो पहले वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे, उनके उन्हीं के क्रम में जो जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता आ रहा था, वहां पे हमेशा एक टसल रहती थी कि इनके सुपीरियर पावर्स कौन रहेगी। यानी बॉम्बे और मद्रास वाले जो थे, वो हमेशा इनसे थोड़े-थोड़े चिढ़े रहते थे। उनको हमेशा ये थी कि इनको ज़्यादा पावर्स मिलती है। ये ज़्यादा एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल इनके पास है, ठीक है? एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल इनके पास है, इनके पास ज़्यादा पावर्स हैं और ये साबित भी कर दिया चार्टर एक्ट 1793 ने, जब इसने कहा कि जो बॉम्बे और मद्रास है, उनको इसके सबॉर्डिनेट रहना पड़ेगा और ज़्यादा पावर होंगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ज़्यादा पावर्स होंगी। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1813 अब मोनोपोली की बात आई तो मोनोपोली का जो एकाधिकार, जिसको बोलते हैं मोनोपोली, एकाधिकार, ठीक है? एकाधिकार, इसकी थोड़ी सी कमी आई इसमें। 1813 में मोनोपोली में थोड़ी सी कमी आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली इसकी समाप्त कर दी जाती है। ठीक है? इनको बोला जाता है कि आपकी मोनोपोली अब से कर दी गई है अबॉलिश। ठीक है? अब आपकी मोनोपोली नहीं रहेगी। लेकिन समस्या क्या छोड़ी? समस्या ये छोड़ी कि जो टी का, यानी चाय के जो व्यापार होंगे और ट्रेड विद चाइना, ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी अभी भी। इस पर इनकी मोनोपोली खत्म नहीं की। यानी चाय और चाइना दोनों के साथ जो ट्रेड है वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली खुद कर सकती है। अब यहाँ पे मोनोपोली जो एबॉलिश की है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उठ के व्यापार कर सकता है। कहने का मतलब है जो ब्रिटिश मर्चेंट है, ठीक है, जो ब्रिटिश व्यापारी हैं, अब उनमें से कोई भी भारत के साथ ट्रेड कर सकता है, लेकिन चाय में ट्रेड नहीं कर सकता और चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। इसके अलावा 1813 में एक क्रिश्चियन जो मिशनरीज थी, क्रिश्चियंस मिशनरीज को भारत में आने की अनुमति दी और बोला गया कि जो क्रिश्चियंस का धर्म है उसको जितना हो सके फैलाओ। ठीक है? ईसा मसीह के संदेश को फैलाओ, क्रिश्चियंस के धर्म को फैलाओ, ये बातें इसमें की गई। और भारत में वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत की गई। वेस्टर्न एजुकेशन यानी पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत की गई चार्टर एक्ट 1813 से। इसके बाद आगे क्रम में बढ़े, अगले 20 साल बाद, हर 20 साल के बाद, देखो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट से जैसे 20 जोड़ोगे आपको चार्टर एक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? चार्टर एक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो चार्टर एक्ट 20 जोड़े 1793, फिर 20 जोड़े 1813, फिर 20 जोड़े 1833 और फिर 20 जोड़ेंगे तो 1853। ठीक है? तो हर 20 साल में ये चीजें देखने को मिलेंगी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1833 वाले में क्या हुआ? 1833 वाले में कुछ नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ 2-3 डिसीजंस लिए थे। जैसे एक तो ट्रेड कर दिया पूरी तरह खत्म। अब चाय हो या चाइना हो, जिसको ट्रेड करना है करो। लेकिन ऐसा नहीं कोई भी, ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स चाहता है ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है 1833 में, क्योंकि ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह खत्म कर दी। दूसरा, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब उसको नई पदवी दी, गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनको पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया है, यानी जो उसका व्यापारिक काम था वो पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब वो पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, यानी उसका काम सिर्फ अब एडमिनिस्ट्रेशन का है, या वो किसी भी प्रकार के जो व्यापारिक मामले होंगे, कॉमर्शियल अफेयर्स होंगे, उनमें हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है। इससे पहले के जो एक्ट्स थे, इससे पहले के जो एक्ट्स हैं, उनको क्या किया, उनके साथ क्या किया गया? इससे पहले के जो एक्ट्स आते हैं, अब 1800 हम बात कर रहे हैं 33 की, तो 1833 से पहले जितने भी एक्ट आए पहले, ठीक है, 1833 से पहले जो भी एक्ट आए उनको बोला जाता था रेगुलेशन। लेकिन 1833 और 1833 के बाद जो भी कानून लाए गए उनको सीधा सीधा एक्ट यानी अधिनियम बोला गया। अधिनियम। इसके अलावा ट्रेड मोनोपोली को थोड़ा सा और बढ़ाया और बोला कि अगले 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन चलाती रहेगी, काम करती रहेगी। ट्रेड मोनोपोली धीरे धीरे बढ़ाई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या लाया गया? एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लाया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई थी, साथ ही साथ में इन्होंने एक ओपन कंपटीशन ऑफर किया था। इसको एक चौथा पॉइंट कह सकते हो इसको, कि पहली बार फर्स्ट टाइम ट्राई किया गया कि इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज का या सिविल सर्वेंट बनने का जो कंपटीशन है उसको ओपन कर दिया जाए। उसको ओपन कर दिया जाए, यानी कोई भी इंडियन सिविल सर्वेंट बन पाए। ये 1833 में सिर्फ एक प्रयास किया गया। ठीक है। नेक्स्ट 1853 का जो एक्ट आता है 1853 का, 1853 का एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। हर 20 साल जोड़ने के बाद ये सिर्फ लास्ट चौथा चार्टर एक्ट था। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया, सिर्फ लास्ट था। इसके बाद तो सीधी 1857 की क्रांति होती है, ठीक है, जिसे सिपॉय म्यूटनी कहते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजों की आंख खुली कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी इतने सालों से भारत में। तो 1853 का समय आता है। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जाता है ठीक है आप राज करो, लेकिन उनको कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं दिया जाता। फिक्स टाइम पीरियड नहीं दिया जाता। वो उनको ऐसा कुछ नहीं बोला कि अगले 20 साल तक आप काम करोगे या राज करोगे, अगले 30 साल तक आप काम करोगे, यानी फिक्स टाइम पीरियड नहीं दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कभी भी राज छीना जा सकता है। ये बात 1853 में पहले ही क्लियर हो गई थी। ठीक है। और 1857 की क्रांति से ब्रिटिश पार्लियामेंट को तो पूरा मौका मिल गया कि वो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे इनको। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया ओपन कंपटीशन, जो ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन की बात चल रही थी, एक ट्राई किया गया था, उसको ओपन कर दिया गया। और 1854 में लॉर्ड मैकाले के अंडर में एक मैकाले कमेटी बनाई। मैकाले कमेटी का गठन किया गया, जिसकी वजह से सिविल सर्वेंट बनने का हर भारतीय का सपना पूरा हो सका। उन्होंने कहा कि जो भी इंडियंस, अब जो ये कंपटीशन है इंडियंस के लिए भी ओपन रहेगा, कि इंडियंस भी अब इसमें हिस्सा ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंडियंस भी इसका अब पार्ट रहेंगे। ठीक है जी। और गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के अंदर 6 नए मेंबर ऐड किए गए। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 नए मेंबर्स ऐड किए गए, जिनमें से 4 भारतीय लिए गए। 4 भारतीय यानी इंडियंस को लिया गया। ठीक है। 4 भारतीय जो इंडियंस
लिए गए वो कहाँ कहाँ से थे? एक बंगाल से थे, एक बॉम्बे, एक मद्रास और चौथा आगरा। ये वो 4 शहर थे जहां से इन जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने अपने जो व्यक्ति थे गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल में 4 इंडियंस को चुना था। ठीक है, 4 इंडियंस को चुना था। 1854 में कंपटीशन ओपन हुआ और कौन बना था सबसे पहला इंडियन? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा वो व्यक्ति थे जो पहले इंडियन सिविल सर्वेंट बने थे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा या सत्येंद्र नाथ टैगोर, एक सेकंड इसको चेक कर लेना, टैगोर भी हो सकता है शायद। ठीक है जी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।